जब उसके पति की मृत्यु हो गई तो 25 वर्ष की एक युवा महिला ने उसके 3 छोटे भाइयों की परवरिश करने का फैसला किया। जब पूरे गांव के लोग उसे पागल कह रहे थे, 20 साल बाद उसके घर के सामने जो हुआ, उसने उन सभी लोगों को चुप कर दिया जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। चलिए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। 20 साल पहले राजस्थान की एक छोटे से गांव में सीता शर्मा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस समय तक उसका जीवन बहुत साधारण था। वह गांव की एक छोटी सी सिलाई की दुकान में काम करती थी। साड़ियां सिलती, कुर्ते ठीक करती और त्योहारों के लिए कपड़ों पर कढ़ाई करती। वह ज्यादा नहीं कमाती थी, लेकिन शांति से जीती थी। उसका पति राजेश मेहनती आदमी था और उसका छोटा सा घर हंसी से भरा रहता था। लेकिन एक सुबह सब कुछ खत्म हो गया। राजेश, जो शहर के बाहर एक निर्माण स्थल पर मजदूरी करता था, एक दुर्घटना का शिकार हो गया। किसी को ठीक नहीं पता चला कि क्या हुआ। दोपहर तक खबर आई, मचान गिर गया था और राजेश अस्पताल पहुंचने से पहले ही चल बसा। सीता की उम्र उस समय सिर्फ 25 साल थी। जब राजेश का शव गांव लाया गया, आसमान धूसर था और हवा में धूल उड़ रही थी। पूरा गांव अंतिम संस्कार में शामिल हुआ। छोटे गांव में मौत सबको एक साथ ले आती है, लेकिन प्रार्थनाओं और धीमी आवाजों के बीच बातें भी शुरू हो गई। बेचारी सीता, इतनी जवान। कुछ औरतें कह रही थी, अगर समझदार होती तो दूसरी शादी कर लेती। दूसरी फुसफुसाई, क्योंकि उस शव के पास सिर्फ सीता ही नहीं रो रही थी, वहां 3 लड़के भी खड़े थे जो इतने छोटे थे कि पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। राहुल सबसे बड़ा सिर्फ 15 साल का था, मोहन 13 का था और सबसे छोटा अर्जुन सिर्फ 10 साल का। वे राजेश के छोटे भाई थे। माता पिता के मौत के बाद राजेश ही उनका सहारा था। वह मेहनत करता ताकि वे स्कूल जा सके और घर चल सके। लेकिन जब राजेश नहीं था, अंतिम संस्कार के दौरान कुछ रिश्तेदार सीता के पास आए। राजेश के चाचा रमेश जी सबसे पहले बोले, सीता, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी जवान हो, ऐसी जिम्मेदारी मत उठाओ जो तुम्हारी नहीं है। सीता ने उनकी ओर देखा। आपका मतलब क्या है चाचा जी? उन्होंने गहरी सांस ली। इन लड़कों की बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इनके लिए। पास खड़ी एक महिला ने कठोर स्वर में कहा, 3 लड़कों का पालना तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। ये शब्द पत्थरों की तरह गिरे। किसी और ने कहा, गांव छोड़ दो बेटी, किसी अच्छे आदमी से शादी करो और नई जिंदगी शुरू करो। सीता ने उस कोने की ओर देखा जहां तीनों लड़के बैठे थे। राहुल सिर झुकाए था। मोहन छोटे अर्जुन को सांत्वना दे रहा था, जो लगातार रो रहा था। उसी पल सीता को एक बात समझ आ गई, अगर वह चली गई तो ये तीनों अकेले रह जाएंगे। उसने अपने होठ भींचे और दृढ़ आवाज में कहा, जिसने सबको चौंका दिया, अगर आप लोग उनकी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। सीता ने आगे कहा, लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश जी ने सिर हिलाया, तुम पागलपन कर रही हो। वह महिला तिरस्कार से बोली, कितनी मूर्ख औरत है। उस दिन के बाद गांव में बहुत कुछ बदल गया। लोग बातें करने लगे, दुकानों में, मंदिर में, चौपाल में। सीता पागल हो गई है। वह घर के लालच में इन लड़कों को रख रही है। जब ये बड़े हो जाएंगे उसे छोड़ देंगे। लेकिन सीता ने कभी जवाब नहीं दिया। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले उठ जाती, लड़कों के लिए खाना बनाती, फिर सिलाई की दुकान तक जाती। घंटों बिना रुके काम करती। साड़ियां, स्कूल यूनिफॉर्म, पर्दे, जो भी काम मिलता।
रात में घर लौटकर बच्चों की पढ़ाई में मदद करती। समय बीतता गया। साल दर साल चुपचाप गुजरते गए। राहुल सबसे पहले बड़ा हुआ, होशियार और समझदार। वह छोटे मोटे काम करता, चीजें बेचता, साइकिल ठीक करता। मोहन शांत स्वभाव का था, हमेशा किताबों में डूबा रहता। उसके शिक्षक कहते थे कि वह गांव का सबसे तेज छात्र है। और अर्जुन, वह सबसे संवेदनशील था। बचपन से कहता था कि वह डॉक्टर बनेगा ताकि गांव के गरीब लोगों की मदद कर सके। लेकिन सपनों की कीमत होती है, और वह सस्ती नहीं होती। मोहन की पढ़ाई के लिए सीता ने कर्ज लिया। राहुल को काम सिखाने के लिए उसने अपने गहने बेच दिए। और जब अर्जुन ने शहर जाकर डॉक्टर बनने का फैसला किया तो सीता ने देर रात तक काम करना शुरू कर दिया। उसके हाथों पर सुइयों के निशान भर गए। उसकी पीठ में दर्द रहने लगा। लेकिन गांव वाले अभी बातें करते रहे, वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, आखिर में अकेली रह जाएगी, तब उसे पछतावा होगा। लेकिन सीता ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि हर बार जब उन लड़कों में से कोई आगे बढ़ता, उसे लगता कि कहीं न कहीं राजेश उस पर गर्व कर रहा होगा। आखिरकार एक दिन तीनों लड़के गांव छोड़कर चले गए। पहले राहुल गया, फिर मोहन और अंत में अर्जुन। उन्होंने वादा किया, वे लौटेंगे, वे लिखेंगे, वे उसे कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन महीनों के गुजरने के साथ और फिर सालों के साथ चिट्ठियां धीरे धीरे कम आने लगी। शुरू में वे लंबी होती थी, हर बात से भरी हुई। राहुल लिखता कि वह जयपुर में बढ़ईगिरी सीख रहा है और अपना खुद का कारोबार खोलने का सपना देखता है। मोहन विश्वविद्यालय से लिखता, किताबों, परीक्षाओं और सख्त अध्यापकों के बारे में बताता। अर्जुन टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कागज भेजता, कहता कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत कठिन है। लेकिन एक दिन वह गांव लौटकर उन लोगों का इलाज करेगा जो डॉक्टर का खर्च नहीं उठा सकते। फिर चिट्ठियां छोटी हो गई। फिर वे सिर्फ खास मौकों पर आने लगी और आखिरकार लंबे सन्नाटे छा गए। सीता ने कभी भी उनसे शिकायत नहीं की। जब भी गांव का कोई व्यक्ति उसे इस बात से चोट पहुंचाने की कोशिश करता, वह हल्की उदासी के साथ मुस्कुरा देती और अपनी सिलाई में लगी रहती। देखा, बूढ़ी होती जा रही, लेकिन उतनी ही तीखी जुबान वाली एक औरत कहती, इतनी कुर्बानी बेकार गई। लड़कों ने अपनी जिंदगी बना ली। चौपाल में औरतें कहती, उसे तो याद भी नहीं करते। सीता जब सब सुनती, नजर झुका लेती और अपनी टोकरी लेकर आगे बढ़ जाती। समय
उसके शरीर पर भी अपना असर छोड़ चुका था। उसके बालों में चांदी उतर आई थी। जो हाथ कभी तेज और मजबूत थे, अब सुई में धागा डालते समय हल्के कांपते थे। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं रही और उसे कपड़ों को दीपक के पास ले जाकर देखना पड़ता था। फिर भी उसने काम करना नहीं छोड़ा। उसका घर भी उसके साथ बूढ़ा हो गया था। दीवारों का रंग उखड़ गया था। बरसात में छत टपकने लगी थी। दरवाजा हर बार खुलने पर कराहता था, लेकिन सब कुछ साफ, सजा हुआ और सम्मानजनक था। एक शेल्फ पर सीता ने राजेश की तस्वीर रखी थी और उसके पास ही एक और तस्वीर, तीनों लड़कों की, जब वे किशोर थे, साधारण कपड़ों, हल्की मुस्कान के साथ। कुछ रातों में जब पहाड़ी हवा दरारों से अंदर आती, सीता खिड़की के पास बैठती और खाली सड़क को देखती। वह रोती नहीं थी, बस चुपचाप इंतजार करती। एक चिट्ठी का, एक मुलाकात का, दरवाजे से आती जानी पहचानी आवाजों का। लेकिन समय चलता रहा और गांव अपनी आदत के अनुसार उसे परखता रहा। जब सीता 45 साल की हुई, किसी को याद नहीं रहा सिवाय दुकान वाले के, जिसने उसे बची हुई मिठाई का एक टुकड़ा दे दिया। 48 की उम्र में उसे तेज बुखार आया और वह लगभग एक हफ्ते बिस्तर पर रही। कोई पड़ोसी हाल पूछने नहीं आया सिवाय एक छोटी लड़की के, जिसके लिए सीता ने महीनों पहले मुफ्त में स्कूल यूनिफॉर्म सिल दी थी। और जब वह 50 की हुई, उसके अंदर कुछ चुपचाप टूटने लगा। वह गुस्सा नहीं था, न ही शिकायत। वह एक गहरी थकान थी जो शरीर में नहीं, आत्मा में महसूस होती है। नवंबर की एक शाम जब वह धुंधली रोशनी में एक कुर्ता सी रही थी, अचानक रुक गई। उसके सीने में अजीब सा दबाव था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दिल को थामे हुए हो। वह धीरे धीरे उठी, पानी लेने गई और जाते हुए राजेश की तस्वीर को देखा। बस अब राजेश, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। शायद मैंने जितना कर सकती थी कर लिया। उस रात उसने खाना नहीं खाया, जल्दी सो गई। बाहर पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अगली सुबह गांव एक अजीब आवाज से जागा, इंजन की आवाज। वह सामान्य नहीं था। उस गांव में आमतौर पर मुर्गों की बांग, कुत्तों की आवाज या किसी पुरानी गाड़ी की धीमी आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस दिन आवाज अलग थी, गहरी, ताकतवर। सबसे पहले बच्चे बाहर आए, फिर औरतें अपना काम छोड़कर गांव के प्रवेश की ओर देखने लगे। धूल भरी सड़क पर काले और सफेद बड़े बड़े वाहन आ रहे थे। क्या हुआ? किसी ने पूछा। कोई नेता आ रहा है क्या? दूसरी ने कहा। काफिला सीधे चलता हुआ गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां सीता का पुराना घर था। गाड़ियों के रुकते ही सन्नाटा छा गया। सीता, जो अभी अभी उठी थी, बाहर आई। दरवाजा खोलते ही सुबह की रोशनी से उसकी आंख सिकुड़ गई। उसके सामने 3 महंगी गाड़ियां, एक सफेद मेडिकल कार और एक बड़ा ट्रक खड़ा था और उनके पास 3 आदमी। पहले पल में वह उन्हें पहचान नहीं पाई। फिर एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। सीता, उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल, उसके मुंह से निकला। दूसरा पास आया। माँ, मोहन की आवाज भरा गई। तीसरा दौड़कर आया, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। हमें माफ करना। अर्जुन रो पड़ा। सीता के पैर कांपने लगे। पूरा गांव अस्तबद्ध खड़ा था। तीनों ने उसे घेर लिया, मानो वह कोई अनमोल चीज हो। राहुल ने उसके हाथ चूमे। मोहन ने उसका आंचल पकड़ा। अर्जुन ने उसका चेहरा देखा और कहा, तुम ठीक नहीं लग रही हो। सीता बस उन्हें छूती रही। तुम वापस आ गए। हम हमें हमेशा लौटने वाले थे, मोहन बोला। बस सही समय का इंतजार था, राहुल ने कहा। फिर अचानक सब बदल गया। ट्रक से सामान उतरा। ट्रक और डॉक्टर और नर्स उतरे और एक बोर्ड खोला गया। उस दिन से सब बदल गया। फिर घर फिर से भर गया, आवाजों से, हंसी से, जिंदगी से, जैसे पहले था। लेकिन
इस बार वह वापस ही थी और उस दिन के बाद गांव वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। जहां पहले फुसफुसाहटें थी वहां अब सम्मान था। जहां पहले ताने थे वहां अब खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें पछतावा छिपा हुआ था। सीता के घर के बाहर दिन रात काम चलता रहा। मजदूर पुराने घर को गिराकर नई नींव डालने लगे। मजबूत दीवारें उठी, नई छत डाली गई, खिड़कियों से रोशनी खुलकर अंदर आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव सिर्फ घर में नहीं था, वह लोगों के दिलों में था। वही औरतें जो कभी चौपाल में बैठकर सीता का मजाक उड़ाती थी, अब दूर से उसे देखती और नजरें झुका लेती। कुछ तो उसके पास आई भी। सीता, हमने जो कहा, एक ने हिचकते हुए शुरू किया। सीता ने उसे बीच में ही रोक दिया, हल्की मुस्कान के साथ। पुरानी बातें छोड़ दो, उसने धीरे से कहा। जिंदगी बहुत छोटी है। उनके स्वर में न शिकायत थी न अहंकार, बस शांति थी। और वही शांति सबसे भारी थी। कुछ ही महीनों में गांव के पास छोटा सा क्लिनिक बनकर तैयार हो गया। सफेद दीवार, सफेद बिस्तर, दवाइयां की अलमारी और दरवाजे के ऊपर वही नाम, सीता शर्मा सामुदायिक चिकित्सालय। पहले दिन पूरा गांव वहां जमा हुआ, इस बार देखने के लिए नहीं, आभार व्यक्त करने के लिए। अर्जुन सफेद कोट पहनकर मरीज देख रहा था। मोहन कागजों और व्यवस्था को संभाल रहा था। राहुल निर्माण और विस्तार की योजनाओं पर काम कर रहा था। और सीता, वह दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठी थी, शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे उसे अब किसी चीज की जल्दी नहीं थी। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया, हाथ जोड़कर बोला, बहू, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। सीता ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, अब समझ गए, वही काफी है। उस दिन पहली बार गांव ने उसे उसके नाम से नहीं पुकारा, अब उसे एक ही नाम से बुला रहे थे, माँ। शाम को जब सूरज